बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक और बड़ा रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था इंट्रा पार्टी इंतखाबात को करदम करार देने का और बल्ले का निशान वापस लेने का, वो आज पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। ये बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ के वकला ने इसे बड़ा रिलीफ करार दिया है। अब होने क्या जा रहा है कि क्या बल्ले का निशान जो है वो 8 फरवरी तक बरकरार रहेगा और क्या इस फैसले का असर जो है वो इलेक्शन पर तो नहीं पड़ेगा। इससे कबल भी आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसके तहत DROs और ROs की ट्रेनिंग रोक दी गई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था और ये कहा था कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला चैलेंज करता है नहीं करता, और अगर चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को क्या रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ हम बात करेंगे कि नून लीग, पीपल पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जो इलेक्शन कैंपेन है वो अभी तक प्रॉपर शुरू नहीं हुई और ना ही नून लीग की तरफ से कोई मंशूर का ऐलान किया गया है, ना पीपल पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान किया है। ये कन्फ्यूजन क्यों हो रही है और ये हेडल्स क्यों आ रही हैं यूँ यूँ इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार शौकत प्राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। प्राजा साहब वेलकम सर। और हमें सर नज़ीर लुहारी साहब ने ज्वाइन किया है स्काइप पे, वो हमारे साथ होंगे। और फिर हमें ज्वाइन करेंगे हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सीनियर कानूनदान हैं, तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। अब मैं सबसे पहले सर नज़ीर लुहारी साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। आज जो फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का, आप इसको कैसे देखते हैं कि फैसला तो आ गया, बल्ला बहाल हो गया, लेकिन क्या इसका असर कोई इलेक्शन पर पड़ सकता है? नहीं, इलेक्शन पर असर तो पड़ेगा अगर ये बल्ले का निशान बरकरार रहता है। मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है जी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं अब भी ये समझता हूँ और पहले भी समझता रहा हूँ कि जो 1918 में लाडला था वो अब भी लाडला है, और ये जो कुछ भी किया गया उसकी पॉपुलरिटी को, उसकी मकबूलियत को और बढ़ाने के लिए किया गया। अच्छा, अभी लाडला है? मैं अभी ये समझता हूँ कि वो अब भी लाडला है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस हाइब्रिड सिस्टम से दस्तबरदार नहीं हुई है जिसके तहत एक 5th जनरेशन वार की बात की गई थी। वो अब भी उसी मनसब पर, उसी मकाम पर, उसी जगह पर मौजूद है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और वो इसके लिए बड़े नतायज हासिल करना चाहती है। ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान के हक में कितने मुफीद होंगे, कितने मुफीद नहीं होंगे। पाकिस्तान अब उस सूरत हाल में चला जा रहा है वापस जहां पर 1970 और 1971 में था। अब आप इस साथ बहुत सी चीजों को मिलाकर जब देखेंगे तो फिर बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि पाकिस्तान सलामत रहे, वफाक बाकी रहे, और मैं दुआ कर सकता हूं कि तमाम सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के साथ एक साथ रहें, यकजहती रहें। और ये जो हाइब्रिड सिस्टम के तहत लाए गए साबिक वजीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का मनसूबा बनाया गया है। तो मुझे बहुत से खदशात, मैं कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, मेरे सामने पाकिस्तान टूटा है, मैंने खुद देखा है पाकिस्तान टूटते हुए, तो मुझे तकलीफ भी होती है और मुझे बहुत से खदशात भी होते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल, पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। प्राइज साहब, आपने इस फैसले को देखा, आज ही रेट हुई और आज ही रेट जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई और आज ही फैसला आ गया, तो कैसे देख रहे हैं इसके फैसले को? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। एक तो आपने इसको भी उसी DRO ROs के फैसले को सस्पेंड करने के साथ बात की। मुझे याद है उस शाम में आपके शो में था तो मैंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन होंगे। ठीक है, लेकिन आज मामला मुख्तलिफ है। ठीक है, आपने लगारी साहब की अभी बात सुनी, कॉशियस बात कर रहे हैं, और 2-3 दिन पहले जब साइफर केस का फैसला आया, ज़मानत हुई बानी चेयरमैन की, तो उस दिन भी ये आईब्रोज रेज हुई कि जी कभी लाडला के तौर पे मुसल्लत किया गया उसको और फिर मासूम कह के अब मुसल्लत किया जा रहा है। तो एक एप्रीहेंशन है उसमें। व्हाट इफ देखें ना,
साइफर एक बड़ा सीरियस केस था जो हमें बताया गया था कि इससे मुल्की सलामती ब्रीच हुई, खारजा पॉलिसी को इंडीड नुकसान पहुंचा। करते हैं, आपको पता है कि साइफर क्या होता है? इंडीड नुकसान पहुंचा खारजा पॉलिसी को। हमारे डिप्लोमेट्स पे अब कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि हम कुछ भेजेंगे और वो जो है ना वो उसको इस तरह हवा में लहराया नहीं जाएगा, आपका ट्रस्ट ब्रीच हुआ। बस इसके बावजूद जमानत हो गई। अभी दो केसेस और हैं, एक है तोशा खाना और दूसरा है वो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वाला। जी। अगर साइफर में जमानत हो सकती है तो तोशा खाना में तो कुछ भी नहीं है उसमें। तोशा खाना केस तो इतना बड़ा केस नहीं है। फिर 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का वो तो कह देते हैं कि हमारी जेब में तो पैसे नहीं आए ना, पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं, वो उधर से उठा के उन्होंने ऑर्डर भी कर दिए कि गवर्नमेंट एक्सचेकर में चले जाएं। तो जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, जो फरमा रहे हैं, इमेजिन के आज रिहाई हो जाए तो 2/3 नहीं 3/4 हो जाएगी मेजॉरिटी, ऐसे ही है। क्योंकि कहा गया कि जी वो देखें हमारे बंदों को पेपर छीने गए, यानी एक ऐसा हवा बनाया गया, 2,500 कैंडिडेट भी उन्होंने नहीं, ऐसा हवा बनाया गया जैसे इनके एक बंदे के पेपर जमने हुए, ये 3,500 किधर से आ गए बंदे, किस किस के पेपर छीने गए। तो एक साइकोलॉजिकल, उस वॉर में साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन देने के लिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है जो जिसकी बुनियाद पर उनके मतलूबा नताइज तो हासिल हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। यानी यही जो पेपर छीनने वाले जो विजुअल चलाए गए, पूरी दुनिया में तासुर आया कि पता नहीं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक ग्रिम में। एक चीज़ और, मसलन वो आ जाते हैं तो ये फिर क्या टीटीपी को खुली छुट्टी हासिल हो जाएगी? फिर जो मुआहदे कर रहे थे उनके साथ वो आगे बढ़ेंगे क्या? फिर जो टीटीपी के 40,000 फाइटर्स की पाकिस्तान में सेटलमेंट थी, ये बड़े बड़े सवालात हैं जो इलेक्शन के बाद जिनका हमें जवाब भी देना है, जिनको भुगतना भी। और अब भी पाकिस्तान फेस कर रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, चेक पोस्टों पर जो हमले हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लगारी साहब जो नुक्ता उठाया प्राइस साहब ने कि जो चीज़ें चल रही हैं और जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो क्या लग रहा है, क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं सर? देखें, हम बहुत डसे हुए हैं ना हालात के। जी। आपको याद है कि फार ईस्ट में ताइवान के करीब तूफान उठा 1 नवंबर 1970 को। जी। और वो 3-4 दिन में चलता रहा। 5 को उसने आकर खलीज बंगाल को हिट किया और उसके हिट करते ही 5 लाख अफराद अपनी जान से गए मशरकी पाकिस्तान में। और वहाँ की लीडरशिप जो थी, जो मेजॉरिटी बड़ी पार्टियां थी, नेशनल अवामी पार्टी थी मौलाना बादशाह की, अताउर रहमान की पार्टी थी, मौलवी ए के फजलुल्लाह की पार्टी थी, और ये वो पार्टियां थी जो पाकिस्तान बनने के बाद लगातार इक़्तिदार में रही थी। अवामी लीग कोई अवामी मुस्लिम लीग बनी थी जो उसने बनाई थी जनाब सोहरवर्दी ने, और वो मुस्लिम लीग से ही अलग हुई थी, लेकिन जो बड़ी पार्टी थी वो शेर बंगाल की पार्टी थी और भाषानी साहब की बड़ी पार्टियां थी। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया था, यही अयूब खान ने तय किया था कि पाकिस्तान को, मशरकी पाकिस्तान को साथ नहीं रखना है। उसने वो जनरल जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में लिख दिया है ना कि जी मुझसे कहा अयूब खान ने, जाओ बंगालियों से बात करो और कहो कि वो अलग हो जाए। ठीक है। वली खान ने कहा है, अपनी किताब में लिखा है, अयूब खान ने खुद अपनी डायरियों में लिखा है कि हम उसको अलग करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहते हैं हमें नहीं मालूम है। सही है। वो इमरान खान कह चुका है कि मुल्क के 3 टुकड़े होने की बात हो रही है। मुझे नहीं मालूम है कि पाकिस्तान की हैयत मुक्तदरा जो है वो क्या चाहती है, उसका पेश नजर क्या है। वो जो इसको पॉपुलर बनाने के लिए किसी ने काम नहीं किया। मैं ये कहता हूं नतायज कुछ भी होंगे कि इसको पॉपुलर किया है इस्टेब्लिशमेंट ने। जो आइन की जगह पर एक और आइन लिखा गया, जिस तरह से 2 जज साहबान ने, जस्टिस जो है वो 2 जज साहबान ने, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने लिखा कि एक और आइन तश्कील दिया जा रहा है जब आप 20 अरकान असम्बली के वोट को भी खत्म कर रहे हैं और उनकी सीट को भी खत्म कर रहे हैं, तो एक नया आइन लिख रहे हैं। मगर लिखा गया ताकि इसकी पॉपुलरिटी और बढ़े, और मुसलसल इक़दाम ऐसे किए जा रहे हैं, और आज के इस फैसले के बाद तो इक़दाम हो रहे हैं। आप इसका मतलब यह है कि अगर जिस एजेंडे की वो बात कर चुके हैं, क्या हम उस एजेंडे की तरफ खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खास, क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं? हम उस तरफ बढ़ रहे हैं।
और क्या एस्टेब्लिशमेंट उसके बाजू के तौर पर काम कर रही है? लुगारी साहब, ये एजेंडा किसका है, कौन है सब? जी लुगारी साहब देखें ना, जैसे अभी बात हो रही थी कि एक हाइब्रिड वार जो है वो सामने हमारे के आप सोशल मीडिया पर कंपेन करते हैं जी कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स को कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, छीन के भाग रहे हैं, ये हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के उतरे हैं और सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के ही कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। तो फिर ये जो सोशल मीडिया वार है ये कहाँ तक जाएगी? ये सोशल मीडिया वार भी एस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है ना। ये आपका क्या ख्याल है कि कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट आकर लड़ रहे हैं? ये किसी और ने किया है? ये तमाशा करने वाले कौन है जो जाकर किसी एक शख्स के कागजात छीन रहे थे ताकि तमाशा बने, ताकि उसके फोटो बने, ताकि उसके बना बताया जाए कि ये इलेक्शन जो है वो छीने जा रहे हैं इनके साथ? सर ये भी तो हो सकता है सर, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि वो उनके अपने बंदे हों जो कागजात छीन के भाग रहे हों। किसकी क्या अपने बंदे भी तो उन्हीं के हों। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उनके अपने बंदे उनके नहीं हो सकते हैं क्या? जी वो उनके नहीं हो सकते हैं? वो खुद अडयाला जेल में जो बैठा है वो उनका नहीं हो सकता है क्या? भाई पाकिस्तान में क्या कह रहे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? हमें अब बहुत अफसोस है, हमें इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जी जी, अगर यकीन बहुत अफसोस है, हमें दुख हो रहा है इस बात। सही है। प्राय साहब, लुगारी साहब बड़े दुख की बात कर रहे हैं कि कभी हालात जो है वो कुछ और होते हैं, कभी किसी को लड़ का खिताब मिलता है, कभी किसी को खिताब मिलता है, कभी कोई आ जाता है। तो पॉलिटिक्स है, तमाम सियासी जमातें आज़ाद हैं अपनी सियासत करने में। तो आपको लग रहा है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है ये स्टेबल गवर्नमेंट होगी, या जो मुस्लिम लीग नून अगर आती है या पीपल पार्टी आती है या PDM 2 आता है, तो क्या स्टेबिलिटी होगी मुल्क के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है और हमारे कॉन्टेक्स्ट में यही एक सवाल है जी कि क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर इकानमी कैसे ठीक होगी? ऐसे ही इकानमी ठीक करनी है, दुनिया से जो कर्ज मांगते हैं हर वक्त जाकर हर एक आदमी, और वो फिर नखरा भी करते हैं। $1 अरब के लिए 16 महीने हमारी 15 महीने हमारी हुकूमत मिन्नतें करती रही, बड़ी मुश्किल से वो मिल गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी इंटरनल डायनामिक्स हैं उसमें तो फिर वो स्टेबल गवर्नमेंट वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं बनता नज़र आ रहा, क्योंकि इतनी फाइट हो रही है और कोalition अगर बनती है PDM 2 आपने कहा, तो कोalition तो इनबिल्ट वीक होती है, इनहेरेंटली वीक होती है। वो बड़े फैसले, मसलन अगर पीपल्स पार्टी नून लीग की बनती है तो PI कैसे प्राइवेटाइज होगी? फिर जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कैसे प्राइवेटाइज होंगे? क्योंकि दोनों पार्टियों का इस पे फंडामेंटल डिफरेंस है। एक पार्टी मुकम्मल सेल आउट करना चाहती है, दूसरी पार्टी के मंशूर में नहीं है कि हम कौमी इदारों को हम बेचें। वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कभी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो अगर कोalition बनती है तो फिर तो भूल जाएं कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी आएगी या आप एक स्टेबल सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर हर वक्त वो खींचातानी, धमकियाँ, पैर निकालना। लेकिन अब मेजॉरिटी तो किसी को मिलती नज़र नहीं आती। बेसिकली तो पंजाब 141 सीट्स के साथ NA सीट्स की बात कर रहा हूँ। अब उसमें इतने फैक्टर्स आ गए, पीपल्स पार्टी फैक्टर है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फैक्टर है, उसमें काफ लीग का मामला है, उसमें मुस्लिम लीग खुद अपने अभी एक एक हल्के पे उनके अपने इख्तलाफात हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को किसी हिकमत के साथ, किसी सोच के साथ, किसी तदबीर के साथ हल करना पड़ेगा, वरना जिन ख़तरात का लगारी साहब इजहार कर रहे हैं या फोरसी कर रहे हैं, वो ख़तरात तो मंडला रहे हैं हमारे सर के ऊपर। देखा ना, नून लीग ने भी तो सियासी इत्तेहाद शुरू किए हैं और बना रहे हैं सियासी इत्तेहाद। MKM के साथ हो गई, JUFA उनके साथ चल रही है, बाकी जमातें BAP जो है उनके साथ चल रही है। तो बाकी जो किंग्स पार्टी बाकी जो बची होंगी तो यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर लूज एक इत्तेहादी हुकूमत बनती है जिसमें चूं का मुरबा हो, 15-20 जमातें हों, मसलन पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ। आखिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो लिस्ट दी है 26 कौमी असम्बली की सीटों की लिस्ट दी है, 15 भी उनके जीत जाएं, 15 इज अ ह्यूज नंबर। फिर पीपल्स पार्टी की कुछ 5-7 सीटें, 10 सीटें, 15-20 सीटें पंजाब में या किसी और सूबों में, तो मसाइल फिर बढ़ेंगे इस तरह। चलें प्राय साहब, आपसे बात हम रखेंगे जारी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।